अध्याय 255 सत्य को विकृत करना। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मेई शू के शब्दों से लू मिंग को पहले से ही चक्कर आ रहा था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वह विदेश में एक लापरवाह जीवन जी रहे थे। समाचार मिलने तक वह देश नहीं लौटे। वह जानता था कि उसके पिता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। डॉक्टर ने यह भी कहा था कि उन्हें अपना ख्याल रखना होगा, नहीं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन इसका उसकी माँ और शेन क्वान से क्या लेना देना था? शेन क्वान आपकी माँ को पाना चाहता था, लेकिन हालांकि आपके पिता गंभीर रूप से बीमार थे, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसी तरह उनकी पत्नी भी तब तलाक के लिए सहमत नहीं थी, इसलिए उन दोनों की एक के बाद एक मृत्यु हो गई। अगर लू मिंग अभी भी समझ नहीं पाया कि मेई शू का क्या मतलब है, तो वह पूरी तरह से मूर्ख होगा। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी माँ को उससे शादी करने देने के लिए शेन क्वान ने अपनी पत्नी और फिर मेरे पिता को मारने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया? यह असंभव है। लू मिंग उत्साह से खड़े हुए और कहा, यह असंभव है। मेई शू ने जोर देकर कहा, अन्यथा आप ये कैसे समझा सकते हैं कि दोनों मौतों में 1 महीने से भी कम का अंतर था? उसने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया और आपको अपनी कीमती बेटी से शादी करने की अनुमति क्यों दी? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे ससुर मेरी योग्यता को बहुत महत्व देते हैं। योग्यता मेरी गांड है। लू मिंग के ये कहने के बाद उन्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि वह वास्तव में सक्षम होता तो उसके जीवन के पहले 20 वर्षों में उसका जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता। जब तक उसे शेंग नियान का साथ नहीं मिल जाता, वह सारी महिमा का आनंद नहीं ले पाएगा। देखो, तुम भी कितने झिझकते हो। मेई शू ने व्यंग्य किया और कहा, उठो। शेंग क्वान ने ये सब किया और तुम्हारी माँ के लिए सारे पैसे चुकाए, लेकिन उसे चिंता थी कि तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है, इसलिए वह तुम्हारे साथ संबंध तोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वह डरता था तो उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहने के लिए आपके पास क्या सबूत है? बेशक मेरे पास सबूत हैं। मेई शू ने एक रिकॉर्डिंग पेन निकाला और धीरे से उस पर प्ले बटन दबाया। शेन क्वान की ठंडी आवाज तुरंत अंदर से आई, तुम्हें अभी भी मुझे कॉल करने की हिम्मत क्यों है? अतीत अतीत है और अब है। मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। तो क्या हुआ अगर मैंने वो चीजें की? मैं बस यही चाहता हूँ कि वह मर जाए। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। अच्छा, बहुत अच्छा, तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग केवल वह हिस्सा था जहां शेन क्वान ने बात की थी। मेई शू ने जो कहा था उसके बारे में सोचकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था। लू मिंग अचंभित होकर अपनी कुर्सी पर वापस गिर गया। क्या शेन क्वान के साथ फोन पर दूसरा व्यक्ति मेरी माँ है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेई शू ने कहा, आपकी माँ को पता था कि आपके पिता की मृत्यु शेन क्वान से संबंधित थी, इसलिए वह इसका उपयोग करना चाहती थी ताकि शेन क्वान आपको दिए गए शेयरों को वापस लेने की हिम्मत न कर सके। एक अनुमान है कि आपकी माँ को यह हर समय पता रहा होगा, इसलिए उन्होंने शेन क्वान से सहमत होने से इनकार कर दिया। चाहे कुछ भी हो, इसके बजाय उसने आपकी शादी शेन परिवार में करने का फैसला किया ताकि वह अब भी उन सभी चीजों का आनंद ले सके जो शेन परिवार उसे दे सकता था। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लू मिंग ने आश्चर्यचकित होकर फूलों के गुलदस्ते को देखा और अपने पूरे शरीर पर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक महसूस की। तो फिर तुमने मुझे ये क्यों बताया? इसमें आपके लिए क्या है? बेशक यह मेरे लिए अच्छा है। मेई शू की आंखें जानबूझकर नफरत से भरी हुई थीं। शेन क्वान द्वारा जानबूझकर की गई दुर्घटना अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मां की मृत्यु का कारण बनी। मुझे शेन क्वान की जांच करने में काफी समय लगा। बेशक मैं बस इतना ही कह सकता हूं, मानो या न मानो यह आप पर निर्भर है। मैं पहले अपनी माँ से पूछने के लिए वापस जा रहा हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने जो कुछ भी कहा है वह झूठ है, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लू मिंग उस पर जमकर दहाड़ा। जब आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मेई शू ने उससे आत्मविश्वास से वादा किया। लू मिंग का चेहरा काफी बदल गया। वह अपनी सांस रोककर अचानक खड़ा हुआ और चला गया। इस निजी कमरे में उसे घुटन महसूस होती थी। उसे लंबे समय से फंसी मछली की तरह खुलकर सांस लेने के लिए बाहर चलना पड़ा। जब उसने सांस ली तो उसका धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो गया। वह तुरंत घर पहुंचा और उसने लिन वेई से इसके बारे में पूछने का निश्चय किया। दूसरी ओर मेई शू निजी कमरे से बाहर आने के बाद सड़क किनारे खड़ी एक काली कार में चढ़ गया। जैसे ही वह आई, जियांग के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। ओह मेरी प्रिय मिस मेई, आप अंततः बाहर आ गई हो। अगर तुम बाहर नहीं आए होते तो मास्टर सी तुम्हें छीनने के लिए अंदर चले गए होते। किसको छीनो? मेई शू ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। आप। जियांग ने तुरंत अपने मास्टर सी के लिए बोलने का अवसर लिया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर जाने के बाद से मास्टर सी तुम्हारे बारे में कितने चिंतित हैं। लू मिंग एक भेड़िया और एक बाघ की तरह था। मास्टर सी को डर था कि आपके साथ कुछ हो जाएगा और एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में मेई शू ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। हालांकि लूसी के ठंडे और उदासीन रूप को देखते हुए
उसके लिए उसे मास्टर सी के साथ जोड़ना वास्तव में मुश्किल था, जिसके बारे में जियांगे ने कहा कि वह उसकी परवाह करता था। लूसी को उसकी नज़रों से बेहद असहज महसूस हुआ। मेई शू का सामना करने में अनिच्छुक होकर उसने जियांगे पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, आपकी पेशेवर क्षमता में सुधार नहीं हुआ है, लेकिन आप बात करने में काफी कुशल हो गए हैं। बकवास। अध्याय 256 एक सीईओ प्रेम में फंसा। डांटे जाने पर जियांगे ने व्यथित होकर अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन वह लूसी पर नजरें चुराने से खुद को नहीं रोक सका। वह नजर बहुत स्पष्ट थी। मेई शू के लिए इस पर ध्यान न देना कठिन था। उसने जियांगे की नजरों का पीछा किया और एक नजर में लूसी के लाल कान देखे। क्या लूसी इस बात से नाराज थी कि जियांगे ने उसकी खटास को छू दिया था? ये देखकर कि जियांगे पर लूसी की नजर और अधिक खतरनाक होती जा रही थी, मेई शू जियांगे को, जिसने उसे दयालुतापूर्वक याद दिलाया था, निशाना बनने देना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिमाग में ऐंठन हो गई और उसने तुरंत लूसी का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम सच में मेरे बारे में चिंतित हो? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मेरी परवाह करते हैं। आहसी। खामोश कार में किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लूसी का चेहरा एक पल में उबलती केतली की तरह लाल हो गया। उसके सिर के ऊपर भाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उसकी बकवास मत सुनो। उसने अपना हाथ मेई शू की हथेली से हटा लिया और अपनी आस्तीन में छिपा लिया। उसकी उंगलियों ने अवचेतन रूप से उस जगह को रगड़ दिया जहां मेई शू ने अभी अभी छुआ था। मेई शू को उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध मास्टर सी का इतना मासूम पक्ष होगा। ऐसा लग रहा था कि मेई शू ने एक नए महाद्वीप की खोज कर ली है और उसे उत्सुकता से चिढ़ाना जारी रखा। तो क्या आपका मतलब यह है कि आपको अभी मेरे बारे में चिंता नहीं थी? उसने निराश होने का नाटक किया और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। अकेली और दयनीय लग रही थी। लूसी को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है और उसका गला सूख गया है। उसने जल्दी से खांसते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मैं दरअसल। वास्तव में क्या? मेई शू ने मुंह बनाया और दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। लूसी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और अजीब तरीके से कहा, यह अच्छा है, तुम ठीक हो और कुछ मत पूछो। मेई शू उसकी असहज अभिव्यक्ति से लगभग चकित हो गया और उसे हंसने से रोकना पड़ा। मैं क्यों नहीं पूछ सकता? मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि क्या जियांगे ने अभी जो कहा वह सच है। लूसी की निगाहें चकरा गईं और उन्होंने जियांगे पर तीखी नजर डाली, जो उनकी परेशानी का आनंद लेते हुए कह रहा था, हम दोस्त हैं और जब आप अकेले ही दूसरे लोगों से मिलने जाते हैं तो निश्चित रूप से मुझे चिंता होगी। ठीक है, चलिए अब इस बारे में बात नहीं करते। 11 पहले तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले चलो। जियांगे ड्राइव। ठीक है। जियांगे की दुष्ट योजना सफल हो गई और वह इतना खुश था कि वह खुद को एक भव्य पुरस्कार देना चाहता था। पुरस्कार का नाम था मास्टर सी का एक्सक्लूसिव मैचमेकर। रास्ते में कार का तापमान बढ़ गया। मेई शू इतनी गर्म थी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। वह सांस लेने के लिए केवल कार की खिड़की खोल सकी, लेकिन उसके बगल में एक भट्टी थी जो गर्मी छोड़ती रहती थी। फिर भी वह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारने से खुद को नहीं रोक सकी। आप क्या कर रहे हो? लूसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उदास होकर देखने लगा। मेई शू ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। अपने कपड़े उतारो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज बहुत गर्मी है? लूसी ने गहरी सांस ली। बाहर तेज हवा है, अपने कपड़े पहन लो। मैं जियांगे से एयर कंडीशनर चालू करने के लिए कहूंगा। ठीक है। मेई शू ने अपनी पोशाक की जिप फिर से लगा दी। लूसी बेचैनी से बैठी रही जब तक वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही कार रुकी, उसने दरवाजा खोला जैसे कि वह भाग रहा हो। यहाँ तक कि मेई शू के कहे बिना भी उन्होंने खुद महसूस किया कि उनकी वर्तमान उपस्थिति काफी दयनीय थी। इतने वर्षों तक व्यवसाय की दुनिया पर हावी रहने के बाद उन्होंने सभी प्रकार की सुंदरताएं देखी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाएं उसके सामने कितने कम कपड़े पहने हुए थी, उन्होंने कभी भी उसके दिल की गहराई में कोई हलचल नहीं पैदा की थी। लेकिन किसी कारण से मेई शू ने केवल उसके सामने अपना कोट उतारा और उसे लगा कि उसका मुंह सूख गया है। लूसी को शांत होने में काफी समय लगा। मेई शू बहुत देर तक उसकी चिंतित पीठ को देखता रहा। अचानक वह जियांगे के कान के पास झुका और धीमी आवाज में पूछा, क्या आपके मास्टर सी की कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? कभी नहीं। जियांगे ने उसे गर्व से आश्वासन दिया। मेई शू ने उसमें से कुछ देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं। आपको अपने मास्टर सी को एक प्रेमिका ढूंढने में मदद करनी चाहिए। जियांग तुरंत भयभीत लग रहा था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? सावधान रहे, अन्यथा मास्टर सी सुनेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। मास्टर सी को इससे नफरत थी जब दूसरे लोग उसके निजी मामलों में हस्तक्षेप करते थे। हालांकि मेई शू को कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले से ही इतना बुरा है। प्रेमिका के बिना उसकी मानसिक स्थिति असामान्य होगी। श्री सी की शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए आपको उनके लिए एक भावनात्मक रास्ता खोजना चाहिए। शायद ये उसकी हालत के लिए भी फायदेमंद होगा। आपके पास कोई सिफारिश है? जियांग अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मेई शू ने अफसोस से अपना सिर हिलाया।
नहीं, लेकिन मैं ध्यान देना शुरू करूंगा। आखिरकार उसके अच्छे दोस्त के रूप में मैं निश्चित रूप से उसे खुश देखने की उम्मीद करता हूँ। जियांग उसने मन ही मन सोचा, मास्टर सी को यह न सुनने दे। उसने तुरंत उसके लिए विषय बदल दिया। मिस मेई, आप कैसी हैं? मुझे। मेई शू ने आश्चर्य से अपनी ओर इशारा किया। उसी समय लूसी, जिसकी पीठ उनके सामने थी, तुरंत सख्त हो गया और अवचेतन रूप से उन दोनों की बातें सुनने के लिए अपना सिर घुमा लिया। जियांग ही ने उसकी ओर दृढ़ता से सिर हिलाया। मेई शू ने तेजी से अपना हाथ लहराया। मैं नहीं कर सकता, मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ और मैंने अभी तक डेटिंग के बारे में सोचा भी नहीं है। क्या उसने सोचा कि वह बूढ़ा था? दूरी में लूसी का चेहरा तुरंत डूब गया और उसने उनकी फुसफुसाहट को बाधित कर दिया। चूंकि आपको चैट करना बहुत पसंद है, जियांग ही, आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और वॉइस चैट साथी बन सकते हैं। अध्याय 257 गलतफहमियां गहराना। जियांग ही ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और लूसी के पीछे चला गया, एक बड़े कुत्ते की तरह आज्ञाकारी, जिसे उसके मालिक ने डांटा था। वह बुदबुदाया, मास्टर सी, क्या मैं सिर्फ आपकी ओर से नहीं बोल रहा हूँ? लूसी ने उसकी ओर घूर कर देखा। मेई शू का सामना करते हुए जो चल रहा था, उसकी अब कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, अंदर जाओ। फिर उसने जाने का बीड़ा उठाया। जियांग उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से उसके पीछे चला गया। मेई शू ने उन दोनों को सोच समझकर देखा। अभी अभी लूसी के अचानक ठंडे स्वर के बारे में सोचते हुए और कैसे वे दोनों अक्सर अविभाज्य थे, एक हास्यास्पद लेकिन उचित अनुमान अचानक उसके दिल में उभर आया। भोजन करते समय मेई शू विशेष रूप से उन दोनों के सामने बैठी लूसी के बगल वाली सीट जियांग हे के लिए छोड़ दी। जियांग उसने मास्टर सी के साथ एक ही मेज पर खाना खाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह मेई शू की दयालुता का विरोध नहीं कर सका और लूसी ने दृढ़ता से आपत्ति नहीं जताई, इसलिए वह घबराकर बैठ गया। निजी कमरे में केवल वे तीन ही थे और माहौल सचमुच अजीब था। मेई शू द्वारा दोनों को कई बार सूक्ष्मता से देखने के बाद लूसी अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आप कहाँ देख रहे हैं? ये पहली बार था जब उसने मेई शू से बेरुखी से बात की। जियांग वह चौंक गया और उसके मुंह में मांस के कारण उसका दम घुट गया। मेई शू ने जल्दी से मैं सब कुछ जानता हूँ वाला भाव प्रदर्शित किया और जियांग हे की ओर सहजता से मुस्कुराया। वह मुझ पर गुस्सा कर रहा है, तुम पर नहीं। डरो मत, मैं बता सकता हूँ कि यह सी आमतौर पर एक सज्जन व्यक्ति है। जियांग हे, उसे महसूस हुआ कि उससे बात करते समय मिस मेई के स्वर में कोमलता का एक अकथनीय संकेत था। क्या उसने गलत सुना? जियांग हे ने गंभीरता से कहा, मिस मेई, मास्टर सी आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। उन्हें गलत मत समझिए। मेई शू ने लूसी के भावहीन चेहरे पर नजर डाली और तुरंत उसका बचाव किया। नहीं नहीं, आप आखिरी व्यक्ति हैं जिसे उसे गलत समझना चाहिए। आप इतने सालों से एसी के साथ हैं, आपको उसे अच्छी तरह से जानना चाहिए। वह इसे अच्छी तरह से जानता था, यही कारण है कि वह मेई शू के सामने अपने स्वयं के दृढ़ और क्रोधी सर सी की ओर से बोलने की इतनी कोशिश कर रहा था। लेकिन मिस मेई ने मास्टर सी की तुलना में उस पर अधिक ध्यान क्यों दिया? जियांग वह रोना चाहता था। नहीं नहीं, वास्तव में मैं बता सकता हूँ कि मास्टर सी आपके साथ किसी और की तुलना में बेहतर व्यवहार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप नहीं। मेई शू ने उसे हताश होकर आंख मारी। जियांग वह चिंतित होकर भौहें सिकोड़ने लगा। मिस मेई, क्या आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ है? मेई शू ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। जैसे ही वह कहने ही वाली थी कि लूसी को अभी भी रोमांस के दायरे में एक लंबा सफर तय करना है, उसने देखा कि लूसी ने अपनी चॉपस्टिक को जोर से मेज पर पटक दिया। उसकी अभिव्यक्ति इतनी ठंडी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो बर्फ बन रही हो। जियांग हे, बाहर निकलो। जियांग हे, जो मेई शू के लिए टिश्यू ढूंढने वाला था, रुक गया। अचानक उसे अपनी पीठ पर बिजली का झटका महसूस हुआ और वह तेजी से अपनी सीट से उछल पड़ा। मेरा पेट भर गया है। मास्टर सी, आप दोनों बात करना जारी रख सकते हैं, मैं बाहर इंतजार करूंगा। अरे जियांग हे, मत जाओ। मेई शू ने जियांग हे की ओर देखा, जिसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उदासीन लूसी की ओर देखा और गहरी आह भरी। जब तक दरवाजा बंद नहीं हुआ, उसने अपनी नजरें पीछे हटा ली और फिर से खाने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठा ली। लूसी ने गुस्से से पूछा, आप उससे इतने परिचित कब हुए? तुम्हारा मतलब मैं और जियांग हे? मेई शू ने असमंजस में पूछा। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। लूसी की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। तो फिर आप उसे बाहर जाने देना बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? मेई शू, माननीय मास्टर सी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसका क्या मतलब था कि वह इसे सहन नहीं कर सकती? मेई शू वास्तव में एक दर्पण लाना चाहती थी और लूसी को उसके ईर्ष्यालु चेहरे को अच्छी तरह से देखने देना चाहती थी। एक पल सोचने के बाद वह इसमें शामिल होने के लिए बहुत आलसी थी। उसने लापरवाही से समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मेरे पास उसके बारे में कोई अन्य विचार नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मेई शू ने देखा कि लूसी की अभिव्यक्ति परेशान होने से राहत में बदल गई
और उसने मन में सोचा, लूसी वास्तव में एक घमंडी प्राणी है, जो स्पष्ट रूप से किसी की परवाह करता है लेकिन इसे स्वीकार नहीं करता है। लू परिवार अत्यंत शक्तिशाली था। भले ही उसके पास अधिक प्रगतिशील विचार हों, फिर भी किसी को उसे रोकने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर वह किसी से प्यार करना चाहता है तो उसे पहल करनी चाहिए। यहाँ इतनी ईर्ष्यालु और खट्टी मीठी हरकतें क्यों? अच्छी बात है। लूसी ने अपनी आंखों में चमकती खुशी को छुपाने के लिए अपनी लंबी पलकें नीचे कर लीं। तो फिर मुझे अपना प्लान बताओ। आपने शेंग नियान को लू मिंग को पकड़ने के लिए शेरों को चारे के रूप में उपयोग करने के लिए कहा। आपकी क्या योजना है? इसका जिक्र आते ही मेई शू गंभीर हो गई। मैं उस समय दुर्घटना की जांच करने के लिए उसके हाथों का उपयोग करने जा रहा हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतने सारे संयोग होंगे। किसी तरह उसे लगा कि शेंग नियान की मां की मृत्यु और लू मिंग के पिता की अचानक मृत्यु असंबंधित नहीं हो सकती। उसने जानबूझकर लू मिंग के सामने ऐसा कहा ताकि लू मिंग को विश्वास हो जाए कि शेंग क्वान ने उसके पिता को मार डाला। इस संदेह से वह जांच जरूर करेंगे। वह लिन वेई से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उस समय लिन वेई ने सोचा होगा कि लू मिंग ने शेंग परिवार से यह सुना है। यदि मेई शू ने जो सोचा वह सच है तो लिन वेई कुछ भी नहीं करना जारी रखेंगे। इतने साल बीत चुके थे और बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए थे। पुराने केस को फिर से खोलने का सबसे आसान तरीका यह था कि अपराधी को दोबारा अपराध करने दिया जाए। अध्याय 258 क्षमा करें। वह लिन वेई को अपना आपा खोने और फिर से मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर करना चाहती थी। तभी उसे उसकी और शेंग क्वान की कमजोरी को पकड़ने और शेंग क्वान को धमकी देने का मौका मिलेगा कि उसने कार दुर्घटना में जो देखा उसके बारे में सच बताए। लूसी समझ गई कि वह क्या करने जा रही है और उसने सिर हिलाया। आप बहुत होशियार हैं और लोगों के दिलों पर काबू पाना जानते हैं। मेई शू फूट फूट कर मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बताया। दरअसल वह इतनी षड्यंत्रकारी व्यक्ति नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि उसे पिछले जीवन में बहुत धोखा दिया गया था और बहुत अधिक चोट पहुंचाई गई थी, इसलिए वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में कड़वाहट देखकर लूसी ने सोचा कि उसने जो कहा उससे उसे दुख हुआ है, इसलिए उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी उम्र की लड़कियों से ज्यादा परिपक्व हैं। वह सिर्फ मेई शू को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अनजाने में उसके संवेदनशील स्थान को छू लिया है। उसका मूड फिर खराब हो गया। लूसी को दोषी महसूस हुआ, लेकिन अपने सामान्य ठंडे और व्यंग्यात्मक व्यवहार के आदी होने के कारण वह नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। वह केवल पुकार सकता था, जियांग हे, अंदर आओ। जियांग। उसने तुरंत दरवाजा खोला और फिर अंदर के सूक्ष्म वातावरण को महसूस किया। मास्टर सी, क्या आपने मुझे फोन किया? हाँ, खाना ठंडा हो गया है। वेटर को एक मेनू लाने के लिए कहें और मेई शू को उसकी पसंद की कोई चीज ऑर्डर करने दें। और ठीक है। जियांग। वह जाने वाला था। मेई शू ने तुरंत टोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। चूंकि आपने फिर से मेरी मदद की है इसलिए मैं इस भोजन का प्रबंध कर दूंगी। कक्षा का लगभग समय हो गया है। 1:11 आप स्कूल वापस जाएं। चलो किसी और दिन मिलते हैं। आप पहले ही जा रहे हैं। लूसी अनिच्छा से खड़ी हुई और उसके पीछे कुछ कदम चली। मेई शू ने असहाय होकर उसकी ओर देखा। मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां कैब ले लूंगा। आप अपनी कंपनी में व्यस्त होंगे, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। वह सचमुच मूड में नहीं थी। वह बस अकेली रहना चाहती थी, इसलिए उसने लूसी की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। इतना कहकर वह तेजी से चली गई। जियांग। उन्होंने आकर पूछने की पहल की, मास्टर सी, क्या आप वास्तव में मिस मेई को विदा नहीं करने जा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। लूसी भावहीन होकर बैठ गया और फिर से खाना शुरू कर दिया, लेकिन केवल कुछ काटने के बाद उसने हताशा में चॉपस्टिक को फेंक दिया। जियांग हे, क्या आप जानते हैं कि अगर आप कुछ गलत कहते हैं तो लोगों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? जियांग। वह घबराकर पसीना बहाता हुआ पास खड़ा था। अंततः लूसी द्वारा प्रश्न पूछने पर उसे राहत मिली और उसने उत्तर दिया, मिस्टर सी, लड़कियों को उपहारों से प्रसन्न किया जा सकता है। तुम्हें किसने बताया कि यह एक लड़की थी? लूसी ने उसे चेतावनी से देखा। जियांग। उन्होंने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। ये पुरुषों के लिए भी ऐसा ही है। जब तक ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप पसंद करते थे, ये वैसा ही था। मास्टर सी दबंग और शक्तिशाली था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके साथ था, वह निश्चित रूप से प्रभारी होगा। क्या आप भी ऐसे ही हैं? लूसी ने सोच समझकर पूछा। जियांग हे ने पूछा, हुँ, आपने अभी क्या कहा? यह उससे संबंधित क्यों था? कुछ नहीं। लूसी ने शांति से अपनी निगाहें हटा लीं। अपना आपा खोने की बारी जियांग हे की थी। मास्टर सी, क्या मैंने इसे अभी सुना? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? लूसी ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी ओर जानलेवा दृष्टि से देखा। जियांग। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं सुना और आपने कुछ नहीं कहा। अच्छा, लूसी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बाद में दुकान पर जाओ और एक घड़ी ले आओ।
मैं इसे किसी को देना चाहता हूँ। जियांग हे आपत्ति करने का साहस कैसे कर सकता है? उसने एक कारण से वर्षों तक मिस्टर सी का विश्वास अर्जित किया था। यह मुख्य रूप से काम पूरा करने में उनकी उच्च दक्षता के कारण था। दोपहर में वह लूसी को कंपनी में लौटा चुका था और कुछ ही समय में उसने व्यक्तिगत रूप से एक महिला घड़ी का चयन किया और उसे सीईओ के कार्यालय में लाया। आश्चर्यचकित होकर लूसी ने घड़ी की ओर देखा और कुछ हद तक अप्रसन्न लग रहा था। ये बहुत सादा लग रहा है। जाओ कोई अच्छा सा चुनो और मेरे पास ले आओ। जियांग उसने उस घड़ी को देखा जो लौटाई गई थी, जिसकी कीमत 6 अंक थी, और जोर से निगल लिया। फिर कहा, ठीक है मास्टर सी, मैं एक बेहतर घड़ी चुनूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप संतुष्ट हों। लूसी ने आंखें नीची करके दस्तावेजों पर काम करना जारी रखा और स्पष्ट रूप से उसके साथ उलझने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जियांग हे स्थिति को समझते हुए बुद्धिमानी से पीछे हट गया। 1 घंटे से भी कम समय में वह घड़ी का बक्सा लेकर लौटा और पूछा, मिस्टर सी, क्या आपको ये पसंद है? लूसी ने उस दिशा में देखा और तुरंत जान लिया कि जियांग हे ने स्टोर से सबसे महंगी घड़ी चुनी है। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, ये करेगा। आगे बढ़ो और इसे मेई शू को सौंप दो। ठीक है, जियांग हे ने बिना आश्चर्य के जवाब दिया और सिर हिलाया। लूसी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, वास्तव में कोई बात नहीं, इसे नीचे रख दो, मैं इसे बाद में खुद ही वितरित कर दूंगा। ऐसा ही होता है कि मुझे रास्ते में स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ चर्चा करनी होती है। जियांग वह अवाक रह गया और लूसी के इरादों को सही समझकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मास्टर सी कंपनी के प्रबंधन में अपनी क्रूर निर्णायकता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि रोमांस के मामले में वह इतने पवित्र और मूर्ख थे। तमाम शिकायतों और इस पर खर्च किए गए समय के बावजूद ये सब माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से घड़ी देने के लिए था। जियांग वह स्थिति को समझता था, लेकिन जानता था कि उसे अभी भी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। आखिरकार अगर मिस मेई ने मास्टर सी को अस्वीकार कर दिया तो वह मिस्टर सी के क्रोध का सामना करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अध्याय 259 स्वामित्वशीलता। जैसे जैसे स्कूल का दिन खत्म होने वाला था, कक्षा जो स्व अध्ययन के समय शांत थी, अचानक थोड़ा शोर शराबा हो गया। यहाँ तक कि मेई शू, जो आमतौर पर बहुत ध्यान केंद्रित रहती थी, ने पाया कि उसका ध्यान भटक गया है। वेन मियाओ ने गुप्त रूप से उसे एक संदेश भेजा, क्या आपने ग्रेड समूह में तस्वीरें देखी हैं? वह अचानक हमारे स्कूल में क्यों आया? कौन? मेई शू ने जवाब में पूछा, लेकिन वह आगे बढ़ी और संदेशों की जांच करने के लिए समूह चेक खोली। ये पता चला कि ग्रेड समूह ने चर्चाओं में विस्फोट कर दिया था। हालांकि उसे लुयान द्वारा एक समूह प्रशासक बनाया गया था, वह हाल ही में अपने स्वयं के मामलों में बहुत व्यस्त हो गई थी। इसके अलावा समूह में लगातार संदेशों के प्रवाह ने उसकी पढ़ाई को प्रभावित किया, इसलिए उन्होंने ग्रुप को म्यूट कर दिया था। यदि वेन मियाओ की अधिसूचना नहीं होती तो उसे नहीं पता होता कि समूह के छात्र उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हुए पागल हो गए थे जो प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रवेश कर गया था। मेई शू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उत्सुकता महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह लड़कियों की मोहक टिप्पणियों और लड़कों द्वारा उस आदमी की पहचान के बारे में चर्चाओं को तब तक स्क्रॉल करती रही जब तक कि उसने अंततः उस आदमी की एक साइड प्रोफाइल तस्वीर नहीं देखी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा आ गया। वह आदमी अभी भी वही सूट पहने हुए था जो उसने लंच के समय पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर उस समय की तुलना में अपरिचित गंभीरता का स्पर्श था जब वह उसके साथ था। लूसी स्कूल आई थी। क्या उसके पास प्रिंसिपल से चर्चा करने के लिए कुछ था? वह समूह चैट से बाहर निकल गई और वेन मियाओ के संदेश का उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है। हो सकता है कि उसका यहाँ कुछ व्यवसाय हो। इसके साथ ही उसने लापरवाही से अपना फोन रख दिया और अपने सवालों पर ध्यान केंद्रित करती रही। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह और लूसी सिर्फ नियमित दोस्त थे और वह उसे अपनी योजनाओं के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्कूल खत्म होने पर वह उसकी कक्षा के दरवाजे पर आएगा। वेन मियाओ, जो घंटी बजने पर हमेशा सबसे पहले कक्षा से बाहर निकल जाती थी, इस बार भी अपवाद नहीं थी। लेकिन जब उसने लूसी को सख्त भाव के साथ दरवाजे के बाहर इंतजार करते देखा तो वह जल्दी से पीछे मुड़ी और मेई शू को सूचित किया, ऐसा लगता है कि आपका दोस्त बाहर आपका इंतजार कर रहा है। मेई शू एक पल के लिए रुकी और छात्रों की भीड़ को पार करने से पहले तेजी से अपना सामान अपने बैग में पैक किया, जो उत्सुकता से ये दृश्य देख रहे थे। वह कक्षा से बाहर चली गई और पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लूसी ने सिर हिलाया और कक्षा के अंदर हैरान छात्रों की ओर देखा। उसकी भौहें अप्रसन्नता से लगभग अगोचर रूप से फड़कने लगी। चलो कार में बैठो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेई शू ने मना नहीं किया और सीढ़ियों से उतरते समय उनका पीछा किया। लुयान ने ग्रुप चैट में संदेश भी देखे थे। उसने स्कूल के तुरंत बाद मेई शू की तलाश करने का इरादा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके क्लास टीचर उन्हें देर तक रोकेंगे, जिससे वह मेई शू से मिलने का अवसर लगभग चूक गया। हालांकि बहुत देर नहीं हुई थी। वह मेई शू के पास गया और उसका लापरवाही से स्वागत किया। छोटे अंकल, आप अचानक हमारे स्कूल में क्यों आए?
क्या आप प्रिंसिपल से बात करने आए हैं? ओह हाँ, लूसी ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने लू यान को देखा उसकी आंखों से मुस्कान गायब हो गई और वह कुछ बुरे मूड में लग रहा था। आपके स्कूल में कुछ जरूरतमंद छात्र हैं और वे हमारी कंपनी के चैरिटी प्रोजेक्ट का फोकस हैं। मैं प्रिंसिपल के साथ इस मामले पर चर्चा करने आया था। इतना छोटा मामला अंकल जियांग द्वारा संभाला जा सकता था। छोटे अंकल यहाँ क्यों आए? लू यान ने सहजता से पूछा। लूसी ने अपना संयम बनाए रखा। दान का काम कभी छोटा मामला नहीं होता। एक बार जब आप अपने पिता का व्यवसाय संभाल लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बच्चों को प्रभावी ढंग से लाभ प्रदान करने के लिए हमें किसी भी तरह की चूक को रोकने के लिए दान परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए जिसका फायदा उठाया जा सकता है। लूसी ने दान कार्य के महत्व को समझाते हुए लू यान को व्याख्यान दिया। वह तब तक बोलता रहा जब तक वे तीनों स्कूल के गेट पर नहीं पहुंच गए। मेई शू लू यान की भावनाओं को समझ सकती थी और उसने शुरू में सोचा था कि वह लूसी के व्याख्यान को बर्दाश्त करने में असमर्थ होगी और छोड़ने का विकल्प चुनेगी। हालांकि वह आश्चर्यचकित रह गई जब लू यान ने न केवल आनंद के साथ सुना बल्कि लूसी से सीखना जारी रखने की इच्छा भी व्यक्त की। मेई शू सचमुच चकित थी। लूसी ने अपने होंठ भींचे और उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी दिखाई दी। मेई शू और मुझे कुछ चर्चा करनी है, मैं उसे घर ले जाऊंगा। ये बहुत अच्छा है, हम सभी मेई शू के साथ एक साथ घर चल सकते हैं और फिर हम एक साथ घर भी जा सकते हैं, लू यान ने गंभीरता से कहा। उनकी बातों में कुछ भी गलत नहीं था, यहाँ तक कि मेई शू भी सहमत होना चाहता था, लेकिन लूसी ने फिर भी इनकार कर दिया। मैं वास्तव में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई अपनी छोटी पूंछ पीछे छोड़ना चाहते हो? झोली को भागते हुए देखने के लिए लू यान ने लूसी की नजरों का पीछा किया। उसने सहजता से अपनी भौहें कड़ी कर ली और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? हम पिछले कुछ दिनों से एक साथ घर जा रहे हैं ना, तुम इतनी जल्दी चले गए, मुझे पकड़ने के लिए यहाँ तक दौड़ना पड़ा। झोली ने सांस लेते हुए शिकायत की। बाद में उसने लूसी का प्यार से दूसरे अंकल कहकर स्वागत किया। लूसी झोली की विनम्रता से काफी प्रसन्न हुई और सिर हिलाया। फिर उसने मेई शू की कलाई पकड़ ली और लू यान की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुमने पहले ही किसी और के साथ घर जाने की व्यवस्था कर ली है, इसलिए आसानी से अपना वादा मत तोड़ो। मेरी कार हर किसी को समायोजित नहीं कर सकती। हम चले जाएंगे। उसने कार का दरवाजा खोला और मेई शू को धीरे से आगे की यात्री सीट पर धकेल दिया। लू यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह लूसी की मेई शू के प्रति स्वामित्व की भावना नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि लूसी इस बार जियांगे को अपने साथ नहीं लाया था और मेई शू को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्कूल गया था। अध्याय 260 उपहार अस्वीकृत। एक साथी व्यक्ति के रूप में लू यान आसानी से समझ सकता था कि लूसी के दिमाग में क्या चल रहा है। वह बस चौंक गया। वह और मेई शू बचपन के दोस्त थे, लेकिन हाल की स्थिति से ऐसा लगता है कि मेई शू थोड़े ही समय में लूसी की तुलना में उसके अधिक करीब हो गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? झोली ने प्रस्थान कर रही कार की दिशा में देखा और उसका ध्यान वापस लाने के लिए लू यान की आस्तीन खींची। लू यान ने बड़ी चालाकी से उसका हाथ डालते हुए कहा, हालांकि हम पिछले कुछ दिनों से एक साथ घर जा रहे हैं, ये सब मेरी माँ का विचार था। मुझे आशा है कि आप इसमें बहुत अधिक नहीं पड़ेंगे। ये सुनकर झोली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखों में कड़वाहट को दबाते हुए कहा, बड़े भाई लू यान, मैं समझती हूँ। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। मैं आंटी को नाराज भी नहीं करना चाहती। लू यान ने बिना कुछ और कहे उसकी ओर देखा और कार में बैठने के लिए मुड़ गई। झोली ने दिखावा किया कि रेत उसकी आंख में चली गई है, लेकिन वास्तव में उसने अपने हाथ से अपनी आंख के कोने पर आंसू पोंछ दिए। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसने लू यान की ओर एक प्रसन्न मुस्कान बिखेरी, फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस समय मेई शू ने लूसी को लापरवाही से गाड़ी चलाते देखा और अनजाने में अपनी सीट बेल्ट कस ली। इस क्षेत्र में बहुत सारे छात्र हैं और यह स्कूल के बाद का समय है, इतनी तेज गाड़ी न चलाना ही बेहतर है। लूसी ने ब्रेक मारा और फिर अपना सिर घुमाया। उसका स्वर कठोर था, यदि कोई गति नहीं बढ़ाता है तो आप उन्हें रिव्यू मिरर में कब तक देखते रहने की योजना बना रहे हैं? मेई शू का गुस्सा भी भड़क गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि यह आदमी अनुचित व्यवहार कर रहा था। हम बस ऐसे ही चले गए तो निश्चित रूप से मुझे लू यान की चिंता है। उसके चाचा के रूप में क्या आपको उसकी लव लाइफ की परवाह नहीं करनी चाहिए? बेशक उसे परवाह थी, अन्यथा वह लू यान के सामने मेई शू को जबरदस्ती नहीं ले जाता। हालांकि जब वास्तव में ये कहने की बात आई तो लूसी ने उनके व्यंग्यात्मक शब्दों को निगलने का फैसला किया। वह पहले से ही वयस्क है, उसे पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेई शू को लगा कि उसके शब्दों में आंखों से मिलने वाली बातों से कहीं अधिक कुछ है। वह उसके साथ झोली की स्थिति पर चर्चा कर रही थी और उसकी नज़र में मामला कुछ गंभीर था। आखिरकार वह झोली के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। मुझे लगता है कि आपको उन दोनों की थोड़ी अधिक परवाह करनी चाहिए।
झोली उतनी मासूम नहीं है जितनी वह दिखती है। उसके कुछ गुप्त उद्देश्य हैं और लुयान किसी बेहतर व्यक्ति की हकदार है, मेइशू ने सलाह दी। जब भी लूसी ने मेइशू से लुयान का नाम सुना तो उसे गुस्सा आने लगा। मैं तुम्हें लुयान के शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बाहर नहीं ले गया था। मेइशू ने उसकी अधीरता को महसूस किया और गहरी आह भरी। ठीक है, तो चलिए आपकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। हम अभी दोपहर के भोजन के समय मिले थे और अब आप मुझे फिर से लेने के लिए यहाँ हैं। क्या आपको किसी चीज के लिए मेरी मदद की जरूरत है? नहीं, लूसी ने बिना ज्यादा सोचे समझे इनकार कर दिया। उस समय छात्रों का एक बड़ा समूह, जिन्होंने अभी अभी स्कूल समाप्त किया था, बाहर सड़क पर पानी भर गया और लूसी की कार भीड़ में खो गई। चूंकि यहाँ से गाड़ी चलाने में काफी समय लगेगा, लूसी ने इंजन बंद करने का फैसला किया। वह दस्ताना डिब्बे में पहुंचा और एक बक्सा निकालकर मेइशू के हाथों में फेंक दिया। आपके लिए। मेइशू हैरान रह गई और उसने बक्सा खोला और अंदर एक चमकदार हीरे जड़ित घड़ी पाई। आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? यह बहुत मूल्यवान है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेइशू ने तुरंत वो वस्तु वापस उसकी ओर धकेल दी, लेकिन लूसी ने इसे स्वीकार नहीं किया और केवल अपना मुंह फेर लिया। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। ये तुम्हारे लिए है, बस इसे ले लो। मेइशू को अब थोड़ा गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आया कि लूसी ने उसे कैसे देखा, इसलिए उसने सख्ती से मना कर दिया। मैं इतना कीमती उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। हम सिर्फ दोस्त हैं। अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए तो बस पूछ लो। इतनी फिजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे मदद नहीं मांग रहा हूँ, लूसी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा और अंत में अपना चेहरा मेइशू की ओर कर लिया। उसके गालों पर हल्की सी लाली रंग गई और उसने आगे कहा, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे दोपहर के भोजन के समय आपकी उदासी को उजागर नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे आशा है कि आप इस छोटे से उपहार को मेरी माफी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मेइशू अंततः मुस्कुराए और लापरवाही से कहा, अब मैं आपका इरादा समझ गया हूँ। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। कृपया घड़ी वापस ले लें। लूसी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और उसने पूछा, क्या आपको ये शैली पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है, मेइशू ने अपना सिर हिलाया। मेरा मानना है कि अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। मैं बदले में इतना मूल्यवान उपहार नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं आपसे इतना महंगा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, लूसी ने अफसोस की भावना के साथ कहा। मेइशू ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस मामले पर आपसे नाराज नहीं होऊंगा, इसलिए आप इसे बिना किसी चिंता के वापस ले सकते हैं। लूसी ने निराशा के भाव से उसकी प्राचीन कलाई को देखा और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं इसे वापस नहीं करूंगा, अन्यथा घड़ी धूल जमा करेगी और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान छात्रों को समय देखने के लिए अपनी घड़ियां पहनने की अनुमति है ना? यदि आप इसे वापस देने पर जोर देते हैं तो अपने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रतीक्षा क्यों न करें और फिर इसे व्यक्तिगत रूप से मुझे सौंप दें। अध्याय 261 अलग होने के रास्ते। मेइशू को उम्मीद नहीं थी कि उसने इस उपहार के बारे में सावधानीपूर्वक सोचा होगा। उसने शुरू में सोचा था कि उसने उसे देने के लिए बेतरतीब ढंग से एक महंगा उपहार चुना है। मेइशू को अब मना करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा क्योंकि आप इसे अस्थायी रूप से मेरे पास संग्रहित कर रहे हैं। मेरे कॉलेज की प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। क्या इससे आपका मन शांत हो जाएगा? वह उसे निराश नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह दबंग और जिद्दी दिखाई देता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके अंदर एक बच्चा था जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल जियोबाओ की तरह। यदि वह उपहार स्वीकार न करने पर जोर देती तो संभवतः वह परेशान और व्यथित हो जाता। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वह इसे बस रख सकती थी और पहन नहीं सकती थी, तो उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? लूसी को राहत मिली कि मेइशू उपहार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, ठीक है, अगर यह आपको इसे स्वीकार करने के लिए सहमत करता है तो हम इसे आपके तरीके से करेंगे। वैसे भी उसे इस घड़ी को स्वीकार न करने का एक कारण मिल सकता था। अगर वह इसे वापस करना भी चाहे तो भी उसे मौका नहीं मिलेगा। अंततः उपहार देने और सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाने के बाद लूसी का मूड अचानक बेहतर हो गया। उन्होंने मेइशू के साथ अधिक समय बिताने के लिए उनके घर जाने का भी सुझाव दिया। किसी कारण से उसे मेइशू के आसपास रहना अच्छा लगता था। अतीत में जियांग भी हमेशा उनके साथ रहता था। ये पहली बार था जब उसने शांत रहते हुए मेइशू के साथ अकेले समय बिताया था। हर बार जब वह उसकी ओर देखती थी तो उसका दिल बिना किसी कारण के तेजी से धड़कने लगता था। यह एहसास व्यसनी था और वह इतनी जल्दी उससे अलग नहीं होना चाहता था। वह इस सूक्ष्म अनुभूति को यथासंभव लंबा खींचना चाहता था। हालांकि मेइशू के अगले वाक्य ने उनकी खूबसूरत कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। जियांग, वह मुझे ढूंढने आपके साथ क्यों नहीं आया? क्या वह आमतौर पर आपके लिए गाड़ी नहीं चलाता था?
मैं बस उत्सुक हूँ। ये थोड़ा अजीब था कि इतने बड़े सीईओ लूसी को खुद गाड़ी चलाने की जरूरत पड़ी। मेई शू का इरादा जियांग ही के बारे में पूछताछ करने का नहीं था, ये सिर्फ बेकार की बातचीत थी। उसे नहीं पता था कि यह वाक्य लूसी के मूड को वापस रसातल में डाल देगा। उसे अभी भी काम पूरा करना है और मैं माफी मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। उसे साथ क्यों आना चाहिए? लूसी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में मेरा मूड खराब है, आओ और मुझे आराम दो का संकेत दिया। दुर्भाग्य से जब उसने ये कहा तो मेई शू ने उसकी ओर नहीं देखा और उसकी सूक्ष्म मनोदशा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ऐसा है, मुझे लगा कि वह कार में आपका इंतजार कर रहा था। मेई शू ने उसके शब्दों के निहितार्थ को समझे बिना उत्तर दिया। वह केवल मेरा इंतजार करने आया था, तो आप किसकी उम्मीद कर रहे हैं? लूसी ने निराश और आहत दोनों महसूस करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। हालांकि मेई शू ने उसे फिर से गलत समझा, ये सोचकर कि वह उससे ईर्ष्या करता है। उसने तुरंत स्पष्ट किया, मैं किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। सचमुच? वैसे क्या जियांग ही को उस घड़ी के बारे में पता है जो आपने मुझे दी थी? लूसी अब गुस्से में थी। उसने दांत पीसकर पूछा, वह जानता है? क्या बात है, क्या उसे उपहार अधिक पसंद आया क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी ओर से था? मेई शू को पता नहीं था कि वह क्या कल्पना कर रहा था। उनका संचार स्पष्ट रूप से समान तरंग दैर्घ्य पर नहीं था। ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस यही लगता है कि आपको ऐसी चीजें नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उसे गलतफहमी हो। गलत समझो क्या? लूसी ने अपने दिल में उथल पुथल को दबाते हुए अपना सिर घुमाया। जब वह जियांग ही के बारे में इतनी चिंतित लग रही थी तो वह उसे क्यों नहीं देख सकी? मेरा मतलब है, हमारे रिश्ते को गलत समझें। मेई शू ने उसे तुम बहुत घने हो वाली नजर से देखा और कहा, तो अगली बार मुझे उपहार न देना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या ये ठीक है अगर वह तुम्हें उपहार दे? लूसी ने उसे घूर कर देखा, सोच रही थी कि वह क्या सोच रही है। उनका मानना था कि वह दिखने में अच्छे थे और वह लू परिवार से सीईओ थे। किसी के लिए भी, जब तक वह आसपास था, कोई भी जियांग ही पर ध्यान नहीं देगा। यह महिला उसे क्यों नहीं देख सकी? मेई शू को पता नहीं था कि वह क्या कल्पना कर रहा है और उसने तुरंत समझाया, नहीं, उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उसका दोस्त भी नहीं हूँ, इसलिए बिना किसी कारण के मैं उसके उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। लूसी ने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ लीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप थोड़े पछतावे वाले लगते हैं। क्या मैं उसे अभी बुला लूं और तुम दोनों को तुरंत दोस्त बना दूं? नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेई शू ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए सावधानी से उत्तर दिया। लूसी का चेहरा काला पड़ गया। उसे अचानक दोस्त शब्द से बेहद नफरत होने लगी। ऐसा लगता था जैसे वह और वह केवल दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जियांग ही कि उसके साथ रिश्ते में अभी भी असीमित संभावनाएं हैं। कार से बाहर निकलो, लूसी गुस्से में चिल्लाई। मेई शू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और समझ न पाने के कारण उसने अपनी आंखें झपकाईं। क्या आप नाराज हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या हम दोस्त नहीं हैं? मैंने तुम्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहा था, लूसी अधीरता से चिल्लाया। मेई शू का गुस्सा भी भड़क गया। उसने सोचा कि लूसी अनुचित व्यवहार कर रही थी। उसने निर्णायक रूप से अपनी सीट बेल्ट खोल दी। ठीक है, मैं बाहर निकलूंगा। लूसी, हालांकि हम दोस्त हैं, तुम्हें बिना किसी कारण के अपना आपा नहीं खोना चाहिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम्हें मुझे वापस ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेई शू ने बोलना समाप्त किया और कार का दरवाजा बंद कर दिया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और पास की टैक्सी की ओर चल दी। अध्याय 262 मछली पकड़ने की योजना। वे दोनों अलग हो गए, लेकिन अच्छे संबंध नहीं थे। मेई शू ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अभी घर पहुंची ही थी कि उसे लू मिंग का फोन आया। फोन पर लू मिंग की आवाज बहुत पुरानी, यहाँ तक कि थकी हुई लग रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा और उन्हें हमेशा संदेह था कि शेंग क्वान ने मेरे पिता की हत्या कर दी है। मुझे इतने वर्षों में कुछ भी पता नहीं था और मैं मूर्ख की तरह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बारे में सोचने से मैं शेंग क्वान को टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हूँ। मेई शू को आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन वेई लू मिंग को धोखा देगी जैसा उसने किया था। इस बिंदु पर यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि उसका बेटा मजबूती से उसके पक्ष में रहेगा, जिससे उसे शेंग परिवार की संपत्ति चुराने में मदद मिलेगी। तब हम जांच के लिए एकजुट हो सकते हैं। शेंग परिवार से नाराज होने के मेरे पास अपने कारण हैं, मेई शू ने ईमानदारी से कहा। क्या आपकी माँ की ओर से आपकी कोई योजना है? वह चाहती है कि मैं शेंग नियान के पीछे जाऊं, लू मिंग ने बहुत दर्द में कहा। वह कहती है कि केवल शेंग नियान का दिल जीतकर ही मैं शेंग परिवार की सारी संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में शेंग नियान को चोट पहुंचाना जारी नहीं रखना चाहती। वह शेंग नियान के साथ वैसे ही रहना चाहता था जैसे पहले हुआ करते थे। कम से कम निजी तौर पर वे अभी भी एक प्रेमी जोड़े बने रह सकते थे। वह उन तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहता था जो उसकी माँ ने सुझाए थे, जिससे उसे झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब उसने शेंग नियान को अपने पिता के हत्यारे की बेटी के रूप में सोचा,
तो उसे उदार होने के लिए दोषी महसूस हुआ। इस दुविधा में फंसकर उसने मेइशू को उसकी राय लेने के लिए बुलाया। मेइशू ने फोन के दूसरे छोर पर जानबूझकर दबाई गई सांस को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सिस्टम ने उसे जो सबसे उपयोगी कौशल दिया है वह है बढ़ी हुई सुनने की क्षमता। अब की तरह अगर उसने वह सांस नहीं सुनी होती तो उसने लू मिंग को शेंग नियान को नुकसान न पहुंचाने की सलाह दी होती। अगर उसने ऐसा किया होता तो लू मिंग को शायद संदेह नहीं होता, लेकिन लिन वेई, जो शायद सुन रही थी, उसे शेंग नियान की रक्षा करते हुए महसूस हो सकता था। यह मानते हुए कि लिन वेई शायद उन पर नजर रख रही थी, मेइशू ने अपनी आवाज धीमी की और सहमति व्यक्त की। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ सही है। इसके अलावा बच्चों के लिए अपने माता पिता का कर्ज चुकाना आम बात है। आपको उसका कुछ भी बकाया नहीं है, आप बस उस चीज को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका अधिकार है। आपको बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। फोन की दूसरी ओर लिन वेई ने उसे यह कहते हुए सुना। उसकी आंखों में सहमति का संकेत दिखा। उसने लू मिंग की ओर सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह फोन रख सकता है। लू मिंग अनिच्छा से सहमत हुए। ठीक है, चूंकि आप दोनों ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इसे इस तरह से करना होगा। लेकिन मिस मेई, मैं ऐसा करने वाला अकेला नहीं हो सकता। अगर हम सहयोग करने जा रहे हैं तो आपको कुछ कार्रवाई करनी होगी, है ना? बेशक, मेइशू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे पता है कि शेंग नियान शायद अभी आपसे अकेले नहीं मिलना चाहेगा, इसलिए मैं उसे अपने नाम पर आमंत्रित करूंगा। इससे मेरी ईमानदारी का पता चलेगा, है ना? ये सुनते ही लू मिंग की आंखें चमक उठी। ये बहुत अच्छा होगा। मुझे आशा है कि हम अच्छा सहयोग कर सकेंगे। अच्छी तरह से सहयोग करें, मेइशू ने फोन रखने से पहले ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लू मिंग का इस योजना के बारे में आदर्शवादी दृष्टिकोण था। उन्हें उम्मीद थी कि मेइशू उनके लिए हार मान लेगी। यदि वह अपनी योजना में सफल हो गया तो मेइशू वह व्यक्ति बन जाएगा जिससे शेंग परिवार सबसे अधिक नफरत करता था। हालांकि मेइशू लू मिंग की ऐसी योजना को पूरा करने की क्षमता के बारे में चिंतित नहीं थी। लू मिंग और लिन वेई के साथ इस पर संक्षिप्त चर्चा करने के बाद मेइशू ने शेंग नियान को पूरी योजना बताई। ये सुनकर शेंग नियान क्रोधित हो गई और लिन वेई और लू मिंग के घृणित कार्यों को कोसने लगी। मेइशू चुपचाप फोन सुनती रही, हंगामे के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही। शेंग नियान के बाहर निकलने के बाद मेइशू ने कहा, मेरे पास एक योजना है जो आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। मुझे बताओ, शेंग नियान ने मेइशू पर भरोसा करते हुए कहा। हालांकि यह एक गंभीर मामला था और मेइशू को चिंता थी कि अगर चीजें गलत हुई तो वह कैसे बचेंगी। मेइशू की विस्तृत और सुविचारित योजना सुनने के बाद शेंग नियान की चिंताएं गायब हो गईं। वह केवल इस उद्देश्य के लिए अपने पिता का उपयोग करने में अनिच्छुक महसूस करती थी। याद रखें, हम आपकी मृत मां की सच्चाई उजागर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेइशू ने उसे याद दिलाया, चिंतित थी कि शेंग नियान डगमगा सकता है। शेंग नियान ने मेइशू के इरादे को समझा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चिंता मत करो। चूंकि मैं सच्चाई का पता लगाने में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया हूं, इसलिए मैं आधे रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरी मां को उत्तर देने के लिए भी है। यह अच्छा है, मेइशू ने कहा, और वे अगली शाम मिलने के लिए सहमत हुए। सब कुछ चर्चा करने के बाद मेइशू को एहसास हुआ कि उसके कमरे में एक और व्यक्ति था जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसका पूरा ध्यान योजना बनाने पर था और उसने अपने आसपास की जांच करने की उपेक्षा की थी। लू मिंग के साथ यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था और अगर मेयुन ने इसे सुन लिया होता तो वह संभवतः उनकी योजना को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश करता। मेइशू ने मेई जिन को देखने के लिए घबराहट से अपना सिर घुमाया। इससे उसने राहत की सांस ली। अध्याय 263 छोटे भाई का दृढ़ संकल्प। आप कब आए? मेइशू ने आश्चर्य से पूछा। जब आपने शेंग नियान का जिक्र किया तो मैं अंदर आया, मेई जिंग ने उत्तर दिया, हथियार पार करके स्थिर भाव के साथ कमरे के केंद्र में खड़े थे। मेइशू ने शर्मिंदगी के बीच में आने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने मेई जिंग को इशारा किया और उसे एक परीक्षा पेपर देते हुए कहा, आपकी जल्द ही एक परीक्षा होने वाली है। मुझे यह अभ्यास पेपर एक सहपाठी से मिला है और कहा जाता है कि यह आपके ग्रेड में सुधार करने के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे आजमा सकते हैं और यदि आपके कोई प्रश्न है तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। क्या तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो? मेई जिंग थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी। जब से मेइशू वापस लौटा, मेई जिंग को अपनी बहन को समझना बहुत मुश्किल हो गया, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। वह पहले से भी अधिक रणनीतिक और रहस्यमय हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से उस प्रकार की महिला थी जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था। फिर भी मेई जिंग उसके लिए चिंता की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे उसे सिरदर्द होने लगा। मैं तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बात सिर्फ इतनी है कि मैं यह नहीं बता सकता कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। एक बार जब मैं इसे खत्म कर लूंगा तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, मेइशू ने उत्तर दिया। मेई जिंग की मिडिल स्कूल प्रवेश परीक्षा नजदीक आने के साथ वह अपनी मां के मामलों से उसका ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी।
उसने अपने ग्रेड सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब इसे बर्बाद करना शर्म की बात होगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मेई जिंग को सब कुछ पता है। क्या जिस व्यक्ति से आपने अभी बात की थी वह शेंग नियान था? आप उसे जानते हैं? मेई शू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने भी केस की फाइल देखी है, बड़े भाई ने मुझे ये दिखाया, मेई जिंग ने भावहीन होकर कहा। मेई शू को यह नहीं पता था, तो उसके सबसे बड़े भाई मेई फेंग ने पहले ही अपनी मां की मृत्यु की जांच कर ली थी। तो आप शेंग गुआन को उस समय की कार दुर्घटना के बारे में सच्चाई उजागर करने का एक तरीका खोजने के लिए शेंग नियान का उपयोग करना चाहते हैं? मेई जिंग ने सीधे तौर पर मेई शू के अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा किया, जिसे वह छुपा रही थी। मेई शू पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका छोटा भाई इतना साधन संपन्न होगा, जबकि वह आमतौर पर मूर्ख दिखाई देता था। वह बेबसी से मुस्कुराए और बोली, क्या आप इसे मेरे लिए गुप्त रख सकते हैं? जब तक हम इसका पता नहीं लगा लेते, मैं और अधिक लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहती। मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। मेई जिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अनुरोध किया। मेई शू ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। नहीं, मैंने पहले से ही इस मामले की अच्छी तरह से योजना बना ली है। आपको जोखिम में शामिल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी मां का जैविक पुत्र हूँ, मेई जिंग ने निडर होकर कहा। उनके बेटे के रूप में मैं उनकी मौत से जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों से कैसे आंखें मूंद सकता हूँ? बहन, मुझे पता है कि आप यह मेरे लिए कर रही हैं, लेकिन मैं भी मां के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गईं। मेई शू का दिल दुख गया। भले ही मेई जिंग 9वीं कक्षा में था, एक बड़े लड़के की उम्र का, उसकी नज़र में वह हमेशा एक बच्चा ही रहेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए। वह बिल्कुल अपने भाइयों की मां की तरह थी। अपने भाइयों से भी उसका वैसा ही प्रेम था। मेई शू ने मेई जिंग की कलाई पकड़ ली, उसे करीब खींच लिया और ध्यान से टिश्यू से उसके आंसू पोंछ दिए। ठीक है, मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आगे बढ़ें। मेई जिंग का दिल खुशी से उछल पड़ा। इस बिंदु पर वह मेई शू की किसी भी बात से सहमत होगा, जब तक कि वह उसे अपने हाथों से अपनी मां की मृत्यु की सच्चाई को उजागर करने की अनुमति नहीं देती। मेई शू ने उसे गौर से देखा और कहा, हमारी सभी योजनाओं में तुम्हें मेरे नेतृत्व का पालन करना होगा। तुम केवल वही कर सकते हो जो मैं तुम्हें करने का निर्देश देता हूँ। कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं, क्या आप समझते हैं? अच्छा। मेई जिंग ने खुशी से सिर हिलाया, फिर मेई शू के हाथ से टेस्ट पेपर का सेट छीन लिया और आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको साबित करना चाहता हूँ कि मैं अब वह छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आपकी सुरक्षा की जरूरत है। मैं अब एक पूर्ण विकसित आदमी हूँ। मेई शू खुद को साबित करने के लिए मेई जिंग के उत्सुक और ईमानदार प्रयास से खुश हुए बिना नहीं रह सका। उसने विनम्रतापूर्वक उसे आश्वस्त किया, ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम अब एक आदमी हो। मेई जिंग, ये स्पष्ट था कि मेई शू का स्वर एक बच्चे को सांत्वना देने जैसा था, उस पर पूरा विश्वास नहीं दिखा रहा था। बस रुको और देखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सामने खुद को साबित करूंगा, उसने निश्चयपूर्वक कहा और जाने लगा। हालांकि मेई शू ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसके कूल्हे को उससे जोर से थपथपाया गया। अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करना। मेई शू ने सख्ती से अपने भाई को डांटना शुरू कर दिया। मेई जिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह अचानक घबराया हुआ दिखाई दिया, एक कोने में चला गया और लड़खड़ाती आवाज के साथ उसने मेई शू पर आरोप लगाया, आप अब भी मुझे उस तरह कैसे मार सकते हैं जैसे मैं एक बच्चा था? उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। मेई शू ने कंधे उचकाए, भले ही आप 80 साल के हों, जब तक आप कुछ गलत करते हैं मुझे आपको डांटने का अधिकार है। यदि आप असहमत हैं तो मुझे साबित करें कि आप गलतियां नहीं करेंगे और आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं इसे साबित कर दूंगा, मेई जिंग ने कहा और अपना सिर ऊंचा करके परीक्षा पत्र लेकर चला गया। आधे घंटे से भी कम समय में वह हैरान भाव के साथ लौटा और एक विशेष प्रश्न की ओर इशारा करते हुए बोला, बहन, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मेई शू मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर पूरी गंभीरता से वह देर रात तक सवालों में उसकी मदद करती रही। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।